नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टेटन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हम आज पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। तो दोस्तों, इसके पहले मैं बता दूं कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एक बार मैं पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, और इसी को मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये पेपर में आती ही रही हैं। तो देखते हैं प्रमुख विदेशी यात्री के बारे में, उसके बाद देखेंगे दक्षिण के राजवंशों के बारे में। यहाँ पर दिया गया है मेगास्थनीज के बारे में। तो मेगास्थनीज के बारे में दिया गया है, सेल्यूकस का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। दोस्तों, ये 305 ईसा पूर्व में आया था। और फाह्यान के बारे में दिया गया है, चीनी यात्री ये भी था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 399 से 414 ईस्वी तक था। और हुएनसांग के बारे में दिया गया है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जो कि 629 से 643 ईस्वी तक रहा। तो आइए देखते हैं आगे। इत्सिंग दिया गया है, चीनी विद्वान था जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। दोस्तों, अलबरूनी के बारे में दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण कवि थे और लेखक भी। इनकी एक किताब है किताबुल हिंद। दोस्तों याद रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। और यहाँ पर तहकीक हिंद दिया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किताबुल हिंद है जो कि अलबरूनी दादा लिखी है। देखते हैं आगे। मध्य एशियाई विद्वान, उसने महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत भ्रमण किया। इसने तहकीक हिंद नामक पुस्तक की रचना भी की है। और आगे दिया गया मार्को पोलो के बारे में, ये बेनिस यात्री था, चीन जाते समय पांड्य राज्य का भ्रमण किया। और आगे दिया गया इब्न बतूता के बारे में। दोस्तों, आप किसी को याद मत रखिएगा, बस अलबरनी और इब्न बतूता को बहुत ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं पेपर की दृष्टि से। तो आगे देखते हैं, मोरक्को का यात्री था, ये भी पूछता है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो ये मोरक्को का था। और अलबर्नी मध्य एशिया का था। आगे दिया गया है, इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत भ्रमण किया। इसने रेहला नामक पुस्तक की रचना की है। आप याद रखिएगा, रेहला बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कि इब्न बतूता द्वारा लिखित कौन सी रचना है, तो रेहला है। दोस्तों, रेहला दिया रहता है और आपको कई लेखकों कवियों का नाम दिया रहेगा, तो आप इब्न बतूता को टिक करिएगा। आगे दिए गए हैं निकोली कोंटी, इटली यात्री था, ये देवराय प्रथम विजयनगर के साम्राज्य काल में भारत आया था। दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स थे जो मैंने अभी आपको बताया। तो आइए देखते हैं आगे। दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंश दिए गए हैं। दिए गया है दोस्तों पल्लव वंश के बारे में, आप लोग सुने भी होंगे। तो आइए देखते हैं पल्लव वंश। दिए गया है, सिंह विष्णु 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक पल्लव वंश का संस्थापक था। सिंह विष्णु, दोस्तों याद रखिएगा कि सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। उसकी राजधानी कांची थी, कांची। दोस्तों, ये दक्षिण भारत के हैं। और आगे दिए गया है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह बार्मन प्रथम ने करवाया था। दोस्तों याद रखिएगा, रथ मंदिर का निर्माण ये नरसिंह बार्मन ने करवाया है, जो कि पल्लव शासक था। तो आपसे पूछता है कि रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, तो पल्लव वंश के शासकों ने करवाया है। आगे देखिए, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था, जो 879 से 897 ईस्वी तक था। दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि महाबलीपुरम का जो मंदिर है, रथ मंदिर, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया है। और कांची का कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया है। तो आगे देखते हैं राष्ट्रकूटों के बारे में। दिया गया है, दंती दुर्ग इसका संस्थापक था, जो 750 ईस्वी में इसकी स्थापना की है। और यहाँ पर दिया गया, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे दिया गया है, ध्रुव धारावर्ष जिसे कहा जाता है, प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। दोस्तों, मैं अभी आपको त्रिपक्षीय संघर्ष समझाऊंगा नीचे।
और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था इस ध्रुव ने। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दी गई राष्ट्रकूटों की राजधानी मानकीर या मान्यखेट थी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। आगे दी गई इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब यात्री अलम अल मसूदी आया था भारत। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। और आगे दिया गया एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। आगे दिया गया चालुक्य वंश जिसे वातापी वंश भी कहा जाता था। देखते हैं वातापी वंश के बारे में। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। महाकूट अभिलेख में उसके पूर्व दो शासकों जय सिंह तथा रणरांग के नाम से मिलते हैं, परंतु उनके शासनकाल के विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। दोस्तों बहुत महान प्रतापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय, दिया गया है उसके बारे में। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापथेश्वर तथा परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा, एहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा लिखित है। और जिनेन्द्र के मेघुती मंदिर का निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया है। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, सबसे प्रतापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय। तो आइए देखते हैं आगे। आगे दिया गया है चालुक्य वंश, कल्याणी वंश। चालुक्य वंश का एक और भाग कल्याणी वंश, अभी हम लोग वातापी पढ़े हैं। तो देखते हैं कल्याणी वंश के बारे में। दिया गया है स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। और चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वराह था। दोस्तों याद रखिएगा वराह। और आगे दिया गया है सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी जो कि कर्नाटक को राजधानी बनाया गया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठ था। और आगे दिया गया बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। और मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की है। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि मिताक्षरा जो रचना है किसकी है, तो ये विज्ञानेश्वर की है। और आगे दिया गया है विक्रमा का वो चरित की रचना बिल्हड़ ने की है। विक्रमांग देव चरित की रचना बिल्हड़ ने की है। आगे देखते हैं चोल साम्राज्य के बारे में जो 9वीं ईस्वी से 12वीं शताब्दी तक था। और यहाँ पर दिया गया है चोल वंश का संस्थापक विजयालय था और इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। उसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। राजा प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका तथा मालदीव पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों आगे देखते हैं, दिए गया है राजा प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया है। और आगे दिए राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान के दौरान पाल शासक महिपाल को पराजित कर दिया और गैंगकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। और यहाँ आगे दिए गए राजेंद्र चोल ने विशाल नौसेना द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में विजय अभियान किए हैं। दोस्तों आगे देखते हैं इसी क्रम में चोल शासक अधिराजेंद्र एक जन विद्रोह में मारा गया था और रामानुज कुलोत्तुंग प्रथम के समकालीन थे। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था और उत्तर मेरुद अभिलेख परांतक प्रथम से स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं दोस्तों, स्थानीय स्वशासन चोल शासन की प्रमुख विशेषता थी और चोलकालीन नटराज प्रतिमा चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ माना जाता है। तो दोस्तों इसी क्रम में हम लोग देखते हैं राजपूत वंश के बारे में। यहाँ पर दिया गया है अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार प्रतिसार, चालुक्य, चौहान तथा परमार की उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। यह सिद्धांत चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में बताया है। दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखित कौन सी रचना है, तो ये पृथ्वीराज रासो है। और इसमें कौन सा रस है दोस्तों, ये वीर रस का उदाहरण भी माना जाता है। आगे दिया गया है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो यह इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, परंतु नागभट्ट प्रथम वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण राजा था।
आप लोग याद रखिएगा, हरिश्चंद्र इसके संस्थापक थे, पर नागभट्ट इसका प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है। आगे देखते हैं, इस काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा मिहिर भोज था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा मिहिर भोज था। इसने कन्नौज को राजधानी बनाया था। इसके शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है, महेंद्र पाल तथा महिपाल ने राजशेखर को संरक्षण दिया, जिसने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास की रचना की है। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। दोस्तों याद रखिएगा कि अंतिम शासक यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल ने की थी। दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसको घेर लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल ने की थी, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे दिया गया है चहमान या चौहान वंश, जिसमें दिया गया है चौहान वंश की शाकंभरी, जो कि अजमेर के निकट है, शाखा का संस्थापक वासुदेव था। तो आप कह सकते हैं कि चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। यहाँ पर दिया है पृथ्वीराज तृतीय, जो राय पिथौरा का राजा था, इस वंश का अंतिम महान शासक था। पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। दोस्तों जिस पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोग जानते हैं वो पृथ्वीराज तृतीय थे। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है। आगे दिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, और जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि इन्होंने मोहम्मद गौरी को मारा नहीं था, और इसी को देखते हुए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर दिया, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध माना जाता है। और इसमें इसने पकड़ लिया पृथ्वीराज तृतीय को, जिसे पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता था, और इन्हें तब एक कमरे में नज़रबंद कर दिया। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की यही एक गलती मानी जाती है, जिसके कारण इनका जो वंश था नष्ट हुआ। तो देखते हैं आगे, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, परमार वंश के बारे में दिया गया है। ये सभी छोटे छोटे वंश हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वही यहाँ पर दी गई हैं। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भोज था। आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परमार वंश का शासक भोज है। और भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि दक्षिण भारत में है। और चंदेल वंश दिया गया दोस्तों आगे। नन्नुक जो है 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना की है। इसकी राजधानी खजुराहो थी। और धंगदेव के शासन काल में खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया है। दोस्तों आगे देखते हैं, पाल वंश के बारे में दिया गया है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर दी गया है कि गोपाल इसका शासक था, जो 750 ईस्वी में इसकी स्थापना करता है। इसकी राजधानी मुंगेर थी, और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो कि बिहार शरीफ की स्थापना की थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं ये पाल वंश के बारे में, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे दी गए, देवपाल इस वंश का शक्तिशाली शासक माना जाता है। और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दे दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान शांतरिक्षित और दीपांकर, जिसे आतिश के नाम से भी जाना जाता है, ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो दोस्तों याद रखिएगा, तिब्बत जो कि इस समय चीन के कब्जे में है, इसमें बौद्ध धर्म को फैलाने वाले शांतरक्षित और दीपांकर थे। और बौद्ध धर्म का प्रचार इन्हीं दोनों लोगों ने किया है। आगे दिया गया है, गंजराती कवि और सौडल ने धर्मपाल को उत्तरपथ स्वामी की उपाधि दी थी। आगे दिया गया सेन वंश के बारे में। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने बंगाल में की थी। इसकी राजधानी नदिया, जो कि लखनौती के नाम से इस समय प्रसिद्ध है।
और आगे दिया गया सेन शासक बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा चलाई थी। कुलीन दोस्तों जैसे किसी वंश का, अभी आप लोग अगर ऋग्वैदिक काल वाला हमारा वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, मैंने उसमें बताया है कि ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर उनके कुल को निर्धारित किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो जिस जाति में पैदा होते थे या जिस वंश में पैदा होते थे उसी वंश का उन्हें मान लिया जाता है। तो दोस्तों वही कुलीन है कि जिस कुल में या जिस जाति में पैदा होंगे तो उसका ही अगला शासक बनेगा, वही कुलीन है। आगे दिया गया है इसने दान सागर नामक पुस्तक की रचना की है। दोस्तों बल्लाल सेन ने दान सागर नामक पुस्तक की रचना की है। और आगे दिया गया लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन था। देखते हैं आगे कश्मीर के राजवंशों के बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है। 7वीं शताब्दी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कांकोट वंश की स्थापना की थी और कांकोट वंश के महान शासक ललितादित्य मुक्तापिंड ने मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों गलती से कट गया। देखते हैं हम लोग कारकोट वंश के महान शासक ललितादित्य मुक्तापिंड ने मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। और आगे दी गया 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी विद्या ने कश्मीर पर शासन किया। और आगे दिया गया है कल्हड़ अपनी राजतरंगिणी का विवरण लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह जो कि 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी के शासनकाल में समाप्त करता है। आगे दिए गए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानी जाती हैं। इसमें 3 जो राज्य थे ये आपस में लड़े हैं। देखते हैं इनके बारे में। कन्नौज पर अधिकार के लिए राष्ट्रकूट, पाल तथा गुर्जर प्रतिहारों के मध्य 8वीं सदी के मध्य संघर्ष हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रकूट पर पाल तथा गुर्जर प्रतिहारों ने 8वीं शताब्दी में चढ़ाई कर दिया था उस पर कब्जा करने के लिए, और इतिहास में इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें राष्ट्रकूट की ही विजय हुई थी, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दोनों हार गए थे। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ प्रतिहार शासक वत्सराज में प्रारंभ किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पूछता है किस वंश ने पहले प्रारंभ किया था इस त्रिपक्षीय संघर्ष का, तो ये प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज है। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि कौन कौन से राजा इसमें शामिल थे और कितने कितने सन तक रहे। तो पहला राजा दिया गया है गुर्जर प्रतिहार वंश से, ये है वत्सराज, और जो 783 से 795 ईस्वी तक रहा। और नागभट्ट इसमें था, तो नागभट्ट द्वितीय दिया गया है जो 795 ईस्वी से 833 ईस्वी तक था। और राम भट्ट के बारे में दिया गया है और जो 833 से 836 ईस्वी तक था। और मिहिर भोज के बारे में दिया गया है जो 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक था। और महेंद्र पाल के बारे में दिया गया है 885 से 910 तक। दोस्तों आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार के जो महान शासक हैं, जिसे प्रतापी राजा कह सकते हैं इन लोगों को, तो उतने लोगों का नाम यहाँ पर दिए गए। आप लोग याद रखिएगा कि ये सभी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। और क्रम भी आप लोग याद कर सकते हैं कि पहले वत्सराज, फिर नागभट्ट, तब राम भट्ट, उसके बाद मिहिर भोज और अंत में महेंद्र पाल। तो दोस्तों इसी क्रम में देखते हैं आगे हम लोग राष्ट्रकूटों के बारे में। राष्ट्रकूटों के बारे में दिया गया ध्रुव जो कि 779 से 793 ईस्वी तक था। और गोविंद तृतीय के बारे में दिया गया 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक था। और अमोघ वर्ष के बारे में दिया गया है जो 814 ईस्वी से 878 ईस्वी तक था। और कृष्ण के बारे में दिया गया जो राष्ट्रकूट का अंतिम शासक था, तो ये 878 ईस्वी से 914 ईस्वी तक था। दोस्तों आप भी इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आगे पाल वंश का शासक जो कि धर्मपाल दिया गया है, और ये भी था इसमें 770 ईस्वी से 819 ईस्वी तक। और देवपाल के बारे में दिया गया है 819 से 855 ईस्वी तक। और दिए गए विग्रहपाल के बारे में 855 से 60। और नारायण पाल जो कि 860 से 915 ईस्वी तक था। तो दोस्तों
आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, प्राचीन भारत से, जिसे यूपीपीएससी और यूपीएससी को छोड़कर ये सभी पेपर में काम आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को यूपीएससी के बारे में भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।